Greetings for the day dear students. Today I will discuss the structure of proteins. आज मैं आपको प्रोटीन की संरचना के बारे में जानकारी दूंगी. प्रोटीन हाइड्रोलिसिस करने पर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और ज़्यादा जल अपघटन करने पर वे विभिन्न अमीनो एसिड्स बनाते हैं. अतः प्रोटीन की संरचना प्रमुख रूप से 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स में उपस्थित अमीनो एसिड्स के प्रकार व क्रम का ज्ञान होता है, उनकी काइंड और सीक्वेंस का ज्ञान होता है. और सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें किसी प्रोटीन में विद्यमान इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स की परस्पर व्यवस्था का ज्ञान होता है. प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर. जब अमीनो एसिड्स के 2 अणु परस्पर क्रिया करते हैं तो एक अणु का NH2 समूह दूसरे अणु के COOH समूह के साथ क्रिया करके एमाइड बनाता है, और इस प्रकार बने हुए एमाइड को डाइपेप्टाइड कहते हैं. और दोनों अमीनो एसिड्स के मध्य बने हुए एमाइड बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. जैसा कि हम नीचे देख रहे हैं कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप से क्रिया करके CONH बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, और इस प्रकार से एक डाइपेप्टाइड का निर्माण हो रहा है. इस प्रकार अमीनो एसिड्स के 3 अणुओं से ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और अमीनो एसिड के बहुत सारे अणुओं से पॉलीपेप्टाइड बनता है. इन पेप्टाइड्स के एक सिरे पर अमीनो ग्रुप होता है और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. अतः इन दोनों सिरों को क्रमशः N टर्मिनल और C टर्मिनल कहा जाता है. किसी पेप्टाइड की संरचना लिखते समय उसका N सिरा अमीनो एसिड के बाएं हाथ की ओर लिखते हैं और C जो एंड है उसको अमीनो एसिड के दाहिने हाथ की तरफ लिखते हैं. और इनका नामकरण करते समय जो C टर्मिनल है उसका डेरिवेटिव मानते हैं. उदाहरण के लिए ट्राइपेप्टाइड का C सिरा वाला एसिड है सेरीन. तो हम ऐसे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ग्लाइसिन है, बीच में एलेनिन है और राइट हैंड साइड में सीरीन है. अतः ये पेप्टाइड सीरीन का डेरिवेटिव है. यह ज्ञात करने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो C टर्मिनल अमीनो एसिड के साथ कौन कौन से अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं. N टर्मिनल अमीनो एसिड से प्रारंभ करके C टर्मिनल अमीनो एसिड तक जितने भी अमीनो एसिड आएंगे उनके नाम के से पहले प्रीफिक्स INE घटाकर I लगा दिया जाए, क्रम से लिखते चले जाएंगे. जैसे कि ये जो हमने अभी ट्राइपेप्टाइड देखा, इसका नाम होगा ग्लाइसिल एलेनिल सीरीन. इन पेप्टाइड्स का भी एक सिरा बेसिक NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एक सिरा एसिडिक COO समूह से जुड़ा हुआ है. अतः ये भी अमीनो एसिड की भांति ज्विटर आयन के रूप में रहते हैं और इनका भी एक आइसोइलेक्ट्रिक या समविभव बिंदु होता है, जिसके आधार पर इनका सेपरेशन और प्योरिफिकेशन किया जाता है. जब बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा परस्पर संयुक्त होकर एक पॉलीमर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है. पॉलीपेप्टाइड में कौन कौन से अमीनो एसिड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, इस क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना या प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है. एक प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम का उसकी जैविक सक्रियता या बायो एक्टिविटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि किसी अमीनो एसिड के परिवर्तन से पूरे प्रोटीन अणु के गुणों में अत्यधिक अंतर आ जाता है. उदाहरण के लिए हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड में पाया जाता है और जो रेस्पिरेशन है या श्वास द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन को फेफड़ों से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है. इस प्रोटीन अणु में 574 अमीनो एसिड्स की यूनिट्स होती हैं. इसके अमीनो एसिड्स के क्रम में केवल एक अमीनो एसिड का परिवर्तन करने से मनुष्य में दात्र कोशिका अरक्ता या सिकल सेल अनीमिया नामक रोग हो जाता है. और इस रोग में व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाएं जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं उनका हीमोग्लोबिन अवक्षेपित हो जाता है, जिससे कोशिका बर्स्ट हो जाती, फूट जाती है और ऐसा होने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है. जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसकी संरचना हमने यहाँ दिखाई है. और सिकल सेल एनीमिया के रोगी में क्या होता है कि एक अमीनो एसिड वैलिन आ जाता है और ऐसे में फिर रोगी को ये सिकल सेल अनीमिया का रोग हो जाता है। एक प्रोटीन में भिन्न अमीनो एसिड के क्रम को ज्ञात करना बहुत कठिन कार्य है।
सर्वप्रथम ये वाला कार्य फ्रेडरिक सेंगर द्वारा किया गया था। इन्होंने इंसुलिन के अमीनो एसिड का क्रम ज्ञात किया था। इसके लिए इन्हें 2 बार 1952 और 1984 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जुड़े रहते हैं। एक श्रृंखला या चेन ए में 21 इकाइयाँ होती हैं, जबकि दूसरी श्रृंखला बी में 30 यूनिट्स होती हैं। ये दोनों श्रृंखलाएं परस्पर सल्फर क्रॉस बैंड्स द्वारा बंधी रहती हैं। इसकी संरचना को हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं। मेडिसिनल यूज़ के लिए अब तक इंसुलिन का प्रमुख स्रोत पालतू पशुओं की जो पाचक ग्रंथियां जो पैंक्रिया रहा है। यद्यपि वर्तमान में उत्पत्ति विषय विज्ञान के इंजीनियरों के विकास के कारण इंसुलिन का संश्लेषण भी संभव हो गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स की द्वितीयक संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। लंबी पेप्टाइड चेन्स परस्पर विभिन्न प्रकार के जो अट्रैक्शंस होते हैं उनके द्वारा एक दूसरे से बंधकर व्यवस्थित 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, त्रिविमीय संरचनाएं बनाती हैं। इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को ही प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन को हम नीचे वाले दिखाए गए डायग्राम में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार पॉलीएमाइड श्रृंखला का अणु जो है वो अल्फा हेलिक्स कहलाता है, जैसा हम नीचे के डायग्राम में देख रहे हैं। इसमें हमने एक अल्फा हेलिक्स का बनना स्पाइरल स्ट्रक्चर देखा है। बालों और जो ऊन होती है, ऐसे रेशेदार प्रोटीन्स की संरचना इस प्रकार की होती है कि इनको खींचने से ये लंबे हो जाते हैं और छोड़ने पर पुनः अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि खींचने से इनमें एक प्रकार के वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं और प्रोटीन स्पाइरल संरचना स्प्रिंग की भांति खुल जाती है। अतः जब इन्हें छोड़ देते हैं तो खिंचा हुआ पेप्टाइड अणु स्प्रिंग की भांति पुनः स्पाइरल हो जाता है और CO व NH अणुओं के आमने सामने आते ही उनमें पुनः हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सेकेंड है बीटा लहरियादार संरचना, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। जब कई पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं खुली हुई अवस्था में एक दूसरे के निकट होती हैं तो वे परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़कर चट्टान नुमा संरचना बना लेती हैं। ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। ऐसी चट्टान नुमा संरचनाएं एक के ऊपर एक बनती हैं और आसानी से फिसल सकती हैं। अतः इस प्रकार की संरचना वाले प्रोटीन बहुत मुलायम होते हैं। रेशम की संरचना ऐसी ही होती है। इसको हम नीचे लिखे दिखाए गए डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना या टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। 3 डायमेंशनल जो गोलाकार प्रोटीन्स की संरचना इसकी तृतीयक संरचना कहलाती है। विभिन्न द्वितीयक संरचनाएं एक के ऊपर एक अध्यारोपित या सुपर इम्पोज होकर प्रोटीन की तृतीयक या टर्शरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। सामान्य ताप और pH पर प्रत्येक प्रोटीन की एक ऐसी आकृति ग्रहण करती है जो ऊर्जा के दृष्टिकोण से अत्यधिक स्थायी हो। अमीनो एसिड्स के प्रत्येक क्रम के लिए एक विशिष्ट आकृति होती है जिसे उस प्रोटीन की मूल अवस्था या नेटिव स्टेट कहते हैं। सामान्यतः गोलाकार प्रोटीन जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं गोल आकृति में बहुत सटी हुई अवस्था में फोल्ड हुए रहते हैं। इस प्रकार पैकिंग में कई प्रकार के अट्रैक्टिव फोर्सेस और बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जिसमें पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किसी समान अथवा भिन्न भिन्न अणुओं के अधिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणुओं व आंशिक रूप से ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा फ्लोरीन परमाणुओं के मध्य वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस से उत्पन्न होते हैं। सेकेंड है आयनिक बॉन्ड। कैटायनिक और एनायनिक साइड चेन्स के आकर्षण से इस प्रकार के बॉन्ड उत्पन्न होते हैं। थर्ड है कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। 2 पेप्टाइड चेन्स की सिस्टीन अवयवों के मध्य ये पाए जाने वाला डाइसल्फाइड बॉन्ड सहसंयोजक या कोवेलेंट नेचर का होता है। इंसुलिन की संरचना में 2 श्रृंखलाएं A और B इस प्रकार के 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा ही जुड़ी रहती हैं। हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग। कई अमीनो एसिड्स में
एल्किल या जलरोधी साइड चेन होती हैं। जलीय विलयन में ये प्रोटीन इस प्रकार से फोल्ड हो जाते हैं कि जलरोधी श्रृंखलाएं फोल्ड्स के भीतर एकत्रित हो जाएं और जो हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही ध्रुवीय श्रृंखलाएं हैं वे प्रोटीन के सतह के बाहरी ओर हों। इस समस्त प्रकार के बॉन्ड्स को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें हमने जो जल रोधी अंतर किया वो दिखाया, सहसंयोजक बॉन्ड दिखाया जो कि दो सल्फर एटम्स के बीच में बनते हैं, आयनिक बॉन्ड या सॉल्ट ब्रिज दिखाया है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना दिखाया गया है। इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन आदि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के उदाहरण हैं। तो ये तो था प्रोटीन्स की संरचना के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।